हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में। पढ़ेंगे नहीं, एक्चुअली ये इंसिडेंट इतना ऐसा है कि इसको जानना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है, कौन से ऐसे 3 बिल हैं जिसके वजह से इतना ज़्यादा आंदोलन हो रहा है या किसान नाखुश हैं, या फिर इस आंदोलन के कारण आसपास के लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैं आसपास का ही आदमी हूँ, जहाँ पे ये निरंकारी ग्राउंड में हो रहा है। निरंकारी ग्राउंड मेरे से 1 किलोमीटर दूर है, मतलब आसपास के जो मोहल्ले होते हैं मैं उसी में रहता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में पता है। ज़्यादा पता है मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये चीज़। देखो, पता जितना पता करने की चीज़ है वो तो सबको पता है, लेकिन मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आसपास के लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इस चीज़ से, या फिर क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस आंदोलन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे, देखो आंदोलन से रिलेटेड ना जो 3 मुद्दे हैं, इन मुद्दों से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें पहले जानना पड़ेगा, जैसे एपीएमसी, एमएसपी, ये सब क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि हमें ये 3 बिल जानने में, या 3 जो कानून आए हैं ये जानने में बहुत आसानी हो जाएगी, ये 3 विधेयक जानने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले थोड़ा पास्ट देखेंगे, पास्ट थोड़ा समझ आएगा तो अच्छे से, तो प्रेजेंट थोड़ा अच्छे से और आएगा। देखो, आज़ादी के टाइम पे कृषि, सबको पता है कि कृषि क्षेत्र पर ही हमारा अर्थव्यवस्था डिपेंड है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर डिपेंड है। तो आज़ादी के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था बाजार कृषि क्षेत्र में, जैसे मान लो उतना ज़्यादा कृषि क्षेत्र भी नहीं था विकसित, लेकिन जो भी उगाते थे कृषि क्षेत्र वाले, जितना भी उत्पादन होता था फसल का, बेचने के लिए कोई बाज़ार तो चाहिए, तो बाज़ार नहीं होता था। ठीक है, बाज़ार ना होने के कारण उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उनको किसी मुंशी के पास बेचने के लिए जाना पड़ता था जहाँ पे उनको दाम नहीं मिलता था, या फिर हो सकता है बेच दिया और पैसा देते टाइम वो मुकर गया, बेचा ही नहीं, या फिर उनके साथ कुछ भी गलत हो गया तो बड़ी समस्या थी। तो बाज़ार कुछ था नहीं अच्छा, तो बाज़ार के नाम पे क्या करा, आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले या उसी समय की कह लो, कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन या उपज जितने भी होते थे उसके लिए उपलब्ध बाज़ार नहीं था। ठीक है, जो भी उत्पादन या उपज होती थी उसके लिए बाजार नहीं था। तो किया क्या गया, सन 1950 में, अच्छा 1950 लिखा है तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा, एग्जैक्ट डेट नहीं है, लगभग में है। ठीक है, 1950 के लगभग कृषि उत्पादन बाजार समिति, जिसको एपीएमसी भी कहते हैं, इसका गठन किया गया। ठीक है, एपीएमसी 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 बाजार तुमने कई बार सुना होगा इसमें आंदोलन में। ये वही बाजार है जिसको सरकार ने गठन किया था 1950 के आसपास, कि फुल फॉर्म देख लेते हैं हिंदी में, कृषि उत्पादन बाजार समिति, इंग्लिश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इस बाजार का नाम है। ठीक है, अब इस बाजार में कुछ खासियत है, ऐसे ही थोड़ी एक बाजार बना दिया। देखो, बाजार बनाया तो ऐसा नहीं है कि एक मोहल्ला बना दिया जिसमें सिर्फ एक ही बाजार है, हर कोई जाएगा, नहीं, कुछ कुछ ऐसे डीलर बना दिए पूरे भारत में। जैसे आप लेते हो ना, राशन लेने जाते हो, तो राशन में क्या एक बाजार है जिस बाजार में हर कोई राशन लेने जाता है, ऐसा थोड़ी है। एक एक डीलर बना दिया कि उस डीलर के पास आप जाओगे तो वहाँ से आप अपना राशन ले सकते हो। ठीक है, महीने में 10 दिन या 15 दिन, या हो सकता है पूरे महीने वो डीलर दुकान खोलेगा, सरकारी राशन उसके पास आएगा और जनता उससे लेगी, है ना। अब वो डीलर ऐसा नहीं है कि एक अलग क्षेत्र में सारे डीलर है, नहीं, पूरा मार्केट है, नॉर्मल दुकानें लगी है जैसे होती है, उसी दुकान के बीच में एक डीलर वाली भी दुकान है जिसमें आप सबको पता है कि वहाँ पर सरकारी राशन मिलता है ना। तो ऐसे ही बाजार की बात कर रहा हूँ मैं, एपीएमसी बाजार। तो ऐसे ही बहुत सारे 2-3 जगह, मतलब भारत में ना 2-3 नहीं, एक राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में ऐसे हजारों जगह पे हो सकता है। ठीक है, हजारों नहीं तो सैकड़ों जगह पे तो है ही ये बाजार। किसी दिल्ली में एक जगह नहीं होगा, दिल्ली में हो सकता है 3-4 जगह, क्योंकि दिल्ली छोटी भी है। जो जितने बड़े राज्य हैं उसमें इतने ज़्यादा बाजार है उसमें। ठीक है, तो एक जगह नहीं है, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। इस बाजार की खासियत क्या है कि इस बाजार में सरकार सभी किसानों को उनकी फसल का एक न्यूनतम मूल्य देने का वादा करती है। सरकार क्या कहती है कि अगर आपकी फसल का कहीं पे अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, या फिर कोई नहीं देना चाहता है, कोई मुंशी आपके साथ गड़बड़ कर रहा है कि आपके फसल का इतना ही मूल्य है, हमारे पास आइए, हम आपको एक न्यूनतम मूल्य देंगे। न्यूनतम मूल्य देने का मतलब है कि कम से कम आपको इतना तो दे ही देंगे। ठीक है ना, होता है ना कि आप किसी मुंशी के पास गए, वो बोल रहा है आपको 55 रुपये पर कुंटल का लेंगे, या फिर 5000 रुपये पर कुंटल का लेंगे, एक दाम बता रहा हूँ कोई चीज़ का। तो सरकार ने क्या बोला, 5000 नहीं,
हम लगभग आपको 6500 रुपये पर कुंटल दे देंगे, कम से कम इतना तो देंगे। हो सकता है आपकी बीज की क्वालिटी या फिर हो सकता है आपकी फसल बहुत अच्छी होगी तो 7000 भी दे दे, लेकिन कम से कम 6500 तो आपको मिलेगा ही, कुछ भी होगा इतना तो मिलेगा। तो ये कम से कम जो होता है ना, इसको कहते हैं न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार की समर्थन है इस मूल्य पर, सरकार ने अपना समर्थन जाहिर किया है कि ये मूल्य न्यूनतम रहेगा, कम से कम इतना तो देना ही है ना। तो इस बाजार में जब कोई किसान बेचने जाएगा तो उसको सरकार की तरफ से एक फ़ायदा होगा, सरकार ने एक न्यूनतम मूल्य तय कर रखा है कि इतना तो देना ही है, तो वो चीज़, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं एमएसपी। एमएसपी आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, इसी को कहते हैं। इंग्लिश में है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि सरकार, मिनिमम मतलब कम से कम, सपोर्ट मतलब जिस पे सरकार ने सपोर्ट किया हो या जिस पे सरकार ने समर्थन किया हो, ऐसा मूल्य, ऐसा प्राइस, ठीक है। तो इसको हमने एमएसपी कह के इतना ज़्यादा बना दिया है कि बहुत से लोगों को तो एमएसपी पता ही नहीं है क्या है ना। अब देखते हैं फोर्थ क्या चीज़ है कि किसानों को, अच्छा एक ये चीज़ नहीं था कि चलो हमने बाज़ार बना दिया तो किसानों को छूट मिल गई कि ठीक है एक बाज़ार है, आप चाहो तो बाज़ार में बेचो या फिर किसी नॉर्मल दुकान में बेचो, ऐसा नहीं था। किसानों को बाध्य किया गया। बाध्य करना मतलब कि आपको अपनी फसल इसी बाज़ार में बेचनी पड़ेगी, ठीक है, आप कहीं और जाकर नहीं बेच सकते, इसी बाज़ार में आपको बेचना पड़ेगा। तो ये किसानों को बाध्य किया गया कि आप जो भी अपनी फसल उगाएंगे, बाध्य किया गया कि जो भी अपना फसल होगा वो एपीएमसी बाज़ार में ही बेचें। देखो हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं था, छोटे मोटे किसान अपना बेच लेते थे गांव में ही किसी के पास, या फिर, क्योंकि देखो किसान जो उगाता है ना वो ज़्यादा उगाता है, कोई अलग से एक फैमिली नहीं खरीद सकती उसका फसल, क्योंकि एक फैमिली इतना थोड़ी खाती है, तो एक आदमी खरीद नहीं सकता, तो कहीं ना कोई डीलर ही खरीदेगा, या तो सरकारी डीलर हो या तो प्राइवेट हो। तो कई बार क्या होता है, छोटे मोटे किसान जिनकी ज़्यादा उपज नहीं है और उनको पता है कि वहाँ जाके भी मेरे को ले जाने में इतना खर्चा लग जाएगा और इतना प्रॉफिट होगा नहीं, तो वो आसपास भी बेच लेते हैं। लेकिन सरकार की नज़र में ये इनलीगल है। सरकार ये मान के चलती है कि आप एपीएमसी में ही बेच रहे हो और यही कानूनी है, कानूनी तरह से बाध्य किया गया कि आप एपीएमसी में ही बेचो। लेकिन ज़्यादातर नहीं होता, बड़े किसान ही जाके एपीएमसी में बेचते हैं। छोटे मोटे जो बहुत नीचे स्तर के किसान हैं जिनकी उपज बहुत ज़्यादा है भी नहीं, वो बेच लेते हैं इधर कहीं पे, है ना। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि किसान और एपीएमसी, अच्छा सरकार ने एक चीज़ और तय करी कि अगर कल को किसान और एपीएमसी बाज़ार में कोई विवाद हो जाता है, कोई किसी किसान का उस बाज़ार में विवाद हो जाता है कि मेरे को पैसे नहीं मिले, या फिर सरकार ने तय किए हैं 65 रुपये और मेरे को ये 60 रुपये दे रहा है अभी, तो ऐसे बहुत सारे विवाद होते हैं। क्या कहते हैं, तौल में उल्टा कर रहा है, 60 किलो की चीज़ को 50 किलो बना रहा है, बहुत तरीके के विवाद होते हैं। उन विवादों का निपटारा करने के लिए किसान कहाँ जा सकता है, विवादों का निपटान करने के लिए किसान न्यायालय जा सकता है। ये याद रखना क्योंकि ये अभी बाद में काम आएगा। एपीएमसी बाज़ार में अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो किसान न्यायालय जा सकता है। एपीएमसी बाज़ार के विवाद निपटाने के लिए किसान न्यायालय जा सकता है, ठीक है, याद रखना न्यायालय वर्ड, क्योंकि बाद में एक मुद्दा ये भी है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि एक मुद्दा ये भी है। मुद्दा किस तरीके से ये है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी पता चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो इतना ज़्यादा हो रहा है ना आंदोलन, इससे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे हो रही है, देखो आसपास में सारी कॉलोनियाँ ना बसी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है कि उनको पाइपलाइन से पानी पहुँच रहा है। कुछ कॉलोनियों में पहुँच रहा है, कुछ कॉलोनियों में नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। मैं पास में ही रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, पास में ही क्या, मैं बिल्कुल सटे हुए ही रहता हूँ, आप ये समझ लो। तो और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साइड वाली कॉलोनी में है, इस कॉलोनी में भी कहीं पे है कहीं पे नहीं है। और हुआ क्या है कि पंजाब में होने हैं इलेक्शन, पंजाब में सेकंड पार्टी है, आम आदमी पार्टी सेकंड हाईएस्ट पार्टी है, और आम आदमी पार्टी को पता है कि कल को पंजाब में और हरियाणा में इनको जीतना है। तो ये कर क्या रही है कि दिल्ली में तो जीती हुई है, तो उनकी सुविधा में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। देखो ये गलत नहीं है, सही बात है, उनकी सुविधा में कोई कमी मत छोड़ो आप, लेकिन आप जहाँ पे जीते हुए हो पहले से, उनकी सुविधाओं को काट के उनको पूरा करना ये भी तो गलत है ना। आप यहाँ पे टैंकर भेज रहे थे पानी का, या फिर जो भी सुविधाएं दे रहे थे आप यहाँ पे, सड़क का या फिर हर चीज़ की सुविधाएं,
उनका काट के आप टैंकरों को वहाँ लगा दोगे, किसानों में लगा दोगे, तो इनका कैसे होगा? यहाँ पे एक महीने से पानी नहीं आ रहा लोगों को, बहुत दिक्कतें हैं ऐसी, ठीक है ना। तो दूर से लोगों को क्या लगता है टीवी पे कि किसान आंदोलन का सपोर्ट करो, ये करो वो करो। देखो सपोर्ट करो, सरकार भी करनी चाहिए, सरकार के अपने मुद्दे हैं, सपोर्ट करने के सरकार के अपने फ़ायदे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसके अपने फ़ायदे हैं क्योंकि ये दिल्ली में तो जीती हुई है, पंजाब में इसको जीतना है, तो जितना अच्छा ये इनके सामने इमेज बनाएगी उतना अच्छा उनके लिए फ़ायदा करेगा पंजाब इलेक्शन में या फिर हरियाणा के इलेक्शन में। तो सिर्फ ये देख के वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ नहीं सही कर रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें हो रही है, रोड जाम रहता है, हमेशा रोड जाम रहता है, तो आपको इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से जाना पड़ेगा, किराया बढ़ जाता है कहीं ना कहीं क्योंकि दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं लंबा हो जाता है। तो जो भी बस जाती है या जो भी कोई वैन जाती है प्राइवेट, तो वो किराया सीधा दुगना लेती है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसानों के साथ लोगों को भी। तो सरकार को इसका निपटान करना चाहिए वैसे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो 3 मुद्दे हैं क्या। पहले हम 3 मुद्दे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार ने इन तीनों बिल को क्या सोच के लागू किया है और किसान इन तीनों बिल के बदले क्या नज़रिया देखती है, इन तीनों के लिए क्या नज़रिए से देखती है इन तीनों बिल को, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे तो इससे आइडिया लग जाएगा कि आंदोलन क्यों हो रहा है, किसान किस तरीके से देखती है और सरकार ने क्या सोच के ये तीनों बिल को लागू किया, सरकार ने क्या विज़न देखा है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया कि जब भी कोई फसल बेचने के लिए जाएगा किसान एपीएमसी बाज़ार में, तो जिस राज्य का वो बाज़ार है उस राज्य को वो टैक्स भी देगा। कौन देगा टैक्स? किसान देगा टैक्स। जैसे कि एपीएमसी बाज़ार है हरियाणा में, उसमें कोई किसान अपना फसल बेचने के लिए गया है, तो अपना फसल बेच के एक सीमित टैक्स, अच्छा टैक्स भी फिक्स नहीं है, किसी राज्य में कुछ हो सकता है, किसी राज्य में कुछ हो सकता है, लेकिन टैक्स देना ज़रूरी था हर राज्य में, ठीक है। कि किसान क्या करेगा, जितने की फसल बेची है उसका कुछ ना कुछ टैक्स देगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्या था, फर्स्ट अधिनियम क्या था। फर्स्ट अधिनियम कहता है, नाम क्या है इसका, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य मतलब होता है मार्केट, ठीक है, खरीद बिक्री करना। तो कृषि उपज मतलब वही उत्पादन फसल, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार, समृद्धि एवं सुविधा। समृद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ में विकास होना, ठीक है। और सुविधा मतलब आपको पता ही है, अधिनियम 2020 कि ये एक अधिनियम है। पहले ये विधेयक था, जब तक राज्यसभा में पास नहीं होता या फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं लगते उस पर, तो वो विधेयक होता है। विधेयक मतलब एक सुझाव, ठीक है। लेकिन वो सुझाव तब जाके एक बिल बन जाता है, एक कानून बन जाता है, जब उस पर प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है, राज्यसभा में पास हो जाता है, हर जगह से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आपने कई जगह इसको विधेयक के शब्द में सुना होगा और कई जगह आपने इसको अधिनियम सुना होगा। तो अधिनियम वो तब बन जाता है जब सबने हामी भर दी, हाँ ठीक है ये सुझाव अच्छा था। जब तक वो सुझाव रूप में था, विधेयक था, जब वो एक कानून बन गया, सबकी हामी हो गई, सबने उस पर साइन कर दिए, तो वो एक कानून बन गया और बिल बन गया, अधिनियम बन गया, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, प्रमोशन और फैसिलिटेशन बिल 2020, ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है। तो इसमें है क्या, इसमें फर्स्ट क्या है, हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे कि इस बिल में 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, कि 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्या 3 चीज़ें? सबसे पहली चीज़, किसानों और व्यापारियों को फ्री कर दिया गया कि अब आप बाध्य नहीं हैं एपीएमसी बाज़ार में बेचने के लिए, आप जहां मर्जी बेच सकते हैं। या तो आप एपीएमसी बाज़ार में जाके बेचिए, कोई बात नहीं, या फिर अगर आप वहां नहीं बेचना चाहते, उससे ज़्यादा दाम आपको कोई और दे रहा है, तो आप वहां जाके बेच लीजिए। पहले क्या था कि आपको एपीएमसी बाज़ार में ही बेचना पड़ेगा, जो मूल्य हमने समर्थन मूल्य तय किया है उस मूल्य पर ही बेचना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे किसान नहीं बेचते थे, तो वो उनका मसला था, उनका गैर कानूनी रूप से नहीं बेचते थे। ऐसा नहीं है सरकार ने उनको माफ़ कर दिया, चलो आपने नहीं बेचा कोई नहीं, सरकार ने बाध्य कर रखा था कि आपको बेचना ही पड़ेगा। जो नहीं बेच रहे थे वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम कर रहे थे सरकार की नज़र में, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब सरकार ने कह दिया कोई बात नहीं, इस बिल में क्या लिखा है, इस बिल में लिखा है कि कोई बात नहीं, आप कहीं भी बेच सकते हैं, हमसे ज़्यादा दाम अगर आपको कोई दे रहा है तो आप वहाँ बेच लीजिए, एपीएमसी से ज़्यादा दाम अगर कोई दे रहा है तो आप वहाँ बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज़ादी मिल गई कि अपने फसल को बेचने की आज़ादी, जहाँ मर्जी बेचो, अब हम बाध्य नहीं करेंगे आपको।
सेकंड क्या है कि एपीएमसी बाज़ार में होने वाले खरीद बिक्री। अभी मैंने बताया ना कि पहले क्या होता था कि किसान जो थे राज्य सरकार को टैक्स देते थे, वो टैक्स वेरी करता था अलग अलग स्टेट में। तो अब क्या था, इस बिल में क्या लिखा है कि वो जो टैक्स देते थे किसान एपीएमसी बाज़ार में खरीद बिक्री करने के लिए, जो राज्य सरकार को टैक्स देते थे वो टैक्स अब माफ़ हो गया। अब कोई कर नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले टैक्स देते थे अब वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप कहीं पे भी जाके बेचिए, आप हरियाणा सरकार को हरियाणा एपीएमसी बाज़ार में बेचिए कहीं पे, या आप हरियाणा के हैं दिल्ली के एपीएमसी बाज़ार में आके बेचिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना। इससे हुआ क्या, पहले तो प्रॉफिट होता था, राज्य सरकार को कहीं ना कहीं टैक्स मिलता था, इसका तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता था। लेकिन अब ये प्रॉफिट ख़त्म हो गया। तो इसमें हुआ क्या कि राज्य सरकार भी नाखुश है इस बिल से। इसलिए नाखुश है राज्य सरकार क्योंकि उनका प्रॉफिट मारा गया ना, किसान से उनको टैक्स मिलता था इस चीज़ का, लेकिन अब उनको टैक्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस बिल से नाखुश है। थर्ड क्या है, बाहरी बाजार में होने वाले विवादों से निपटने के लिए किसान, मैंने इससे पहले क्या बताया था कि एपीएमसी बाजार में अगर कोई विवाद होता है तो किसान किसके पास जा सकता है, किसान न्यायालय जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अब कौन है, यहाँ पे दो बाजार आ गए। एक एपीएमसी बाजार तो है ही, आप चाहे तो वहाँ पे बेचें, या फिर आपका नहीं मन कर रहा है, या फिर आपको कोई ज़्यादा पैसे दे रहा है बाहर या कुछ ऐसा है तो आप बाहर भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एपीएमसी बाजार में बेचते हैं तो फिर तो आप न्यायालय तक जा सकते हैं अभी भी। ठीक है, कि आपका कुछ विवाद हो जाता है एपीएमसी बाजार में तो आप न्यायालय जाइए या फिर जो भी है वहाँ जाइए। लेकिन अगर आप बाहरी बाजार में जाके बेचते हैं, जैसा कि आपको फ्री कर दिया गया है तो आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाहरी बाजार में बेचते हैं, अब वहाँ कुछ विवाद होता है या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना या वहाँ कुछ भी तरह का विवाद होता है, उस विवाद के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। आप कहाँ जाएंगे, एसडीएम, कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर जैसे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर से नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, तो वैसे डीएम से नीचे क्या होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो वो चीज़ एक तरह का आप कलेक्टर ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कलेक्टर या उसी के स्तर के आदमी के, उसी के स्तर के अधिकारी के पास जा सकते हो, या फिर कलेक्टर ने अगर कोई समिति बना रखी है, कोई कमेटी बना रखी है कि ये कमेटी इसकी सुनवाई करेगी, तो आप उस कमेटी के पास जा सकते हो। आप न्यायालय नहीं जा सकते, एसडीएम या एसडीएम स्तर के किसी अधिकारी तक सीमित रह सकते हो। ठीक है, वही आपके किसी भी विवाद का निपटाना करेगा। कि बाहरी क्षेत्र के साथ, बाहरी बाजार के साथ आपका कोई भी विवाद होता है तो वो कौन डील करेगा या कौन उसका निपटारा करेगा, आप न्यायालय तक नहीं जा सकते। आप सिर्फ एसडीएम लेवल या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी के पास जा सकते हो बस। ठीक है, तो थर्ड में हमने यही बोला है कि आप उस एसडीएम अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी के पास जा सकते हो अपने विवाद के निपटारे के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड बिल क्या है। सबसे पहले हम इसका नाम जानते हैं कि नाम क्या है। नाम बहुत ही बड़ा है, हालांकि तीनों बिल के नाम बड़े हैं, तीनों नहीं दो के बड़े हैं। तो सेकंड क्या है कि मूल्य आश्वासन पर किसान, मूल्य आश्वासन पर किसान, बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है। इंग्लिश में द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड सर्विस बिल 2020। ठीक है, 2020 ये इसका नाम है। क्या है इस बिल में, पढ़ते हैं थोड़ा सा। संविदा कृषि, संविदा पता है क्या होता है, संविदा साइड में हालांकि मैंने इसका लिखा भी है ठेका, है ना। तो देखो ठेका क्या होता है कि हम किसी से घर बनवाते हैं, ठेका कृषि। इसकी क्या है, इसकी व्यवस्था को बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया कि अब जो कृषि होगी वो ठेके पे होगी। जैसे हम किसी का घर बनाते हैं या फिर हमारा ही घर कोई बनाता है, तो क्या करते हैं हम पहले से फिक्स कर लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे एक कमरा चाहिए, मेरे को यहाँ पे ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, मतलब पूरा एक फिक्स कर लेते हैं। उसको ठेका दे देते हैं कि ले तू बना ले, मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा। ठीक है, अब उसमें होगा क्या, अब वो 50 रुपये का बनाए या 5 लाख का बनाए या 10 लाख का बनाए मतलब नहीं है। मैंने जो फिक्स किया है ना, जितने रुपए पे, मैं उसको उतना ही दूंगा क्योंकि पहले से फिक्स है। और कौन कौन सी सुविधाएं रखेगा वो मेरे घर में, कि उस जो पैसा मैं उसको देने वाला हूँ, उस पैसे में मैंने किस किस चीज़ का ठेका दिया है, वो भी कहीं ना कहीं उस पेपर में फिक्स होगा, जो पेपर बनेगा पहले। ठीक है, कि मैं उसमें लाइट की फिटिंग भी करवाऊंगा या फिर पानी की फिटिंग भी, हर चीज़ की फिटिंग कराना चाहूँगा, या घर में कलर वगैरह सब करवाऊंगा उसी पैसों में। क्या है, जो भी सब उसी में फिक्स होगा, उसी में कहने का मतलब लिखा होगा। ठीक है,
ये होती है ठेकेदारी की, जो करने से पहले ही हर चीज़ का फिक्स कर लेना कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब कुछ फिक्स कर लेना। कोई चीज़ होने से पहले ही ठेके पे चले जाना, उसको कहते हैं संविदा, एग्रीमेंट बना लेना पहले से, ठीक है। तो इसमें हम सरकार ने क्या चाहा कि हम कृषि क्षेत्र में भी एग्रीमेंट लाएं। एग्रीमेंट से होता क्या है कि देखो, अब एपीएमसी का ही देख लो, अब कोई किसान फसल बोना चाहता है, बोते टाइम तो उस चीज़ की बहुत वैल्यू थी, ठीक है। अब बोते ही थोड़ी हो जाएगा, 2-4 महीने तो लगेंगे कम से कम। हो सकता है 4 महीने बाद उस फसल की कोई वैल्यू ही ना हो, या फिर 4 महीने पहले जो वैल्यू थी, जिस वैल्यू को देख के वो, जिस महंगाई को देख के उस फसल को बोने का उसने निश्चय किया था, हो सकता है वो महंगाई ख़त्म हो गई। अब उसको लगता है कि मेरा पैसा निकल भी पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, जितना मैंने उसमें मेहनत और पैसा लगाया है। तो ये एक रिस्क रहता है कृषि क्षेत्र में हमेशा, कि आपको ना मूल्य निर्धारण नहीं रहता, मतलब भविष्य का मूल्य निर्धारण आप अभी कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये एक जो जोखिम रहता है, सरकार ने चाहा कि इस जोखिम को थोड़ा कम करते हैं। कृषि क्षेत्र में अगर ठेका आएगा ना, धीरे धीरे ठेके मतलब एग्रीमेंट बनने चालू हो जाएंगे, हो सकता है ये जोखिम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे कम होगा जोखिम, हम देखते हैं थोड़ा सा। किसान और कंपनी या बाजार जो भी कह लो, कि किसान किसी कंपनी के साथ, एक बाजार में कोई आदमी है उसके साथ सीधा संपर्क होने से किसानों को अपनी फसल का अधिक मूल्य मिलेगा। क्यों सरकार ये कहती है? देखो, सरकार ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार ने ये जो बिल पास किया है ना, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। तो क्यों ये चाहती है सरकार, ये क्यों ऐसा समझती है कि किसानों को ज़्यादा लाभ होगा? एपीएमसी बाजार में ना बहुत सारे बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए मतलब कि ला मैं तेरी फसल बिकवा दूंगा, पूरे दाम दिलवा दूंगा, सही तौल हो जाएगा, तौल भी सही हो जाएगा, ऐसे जाएगा तो तौल में घटती हो जाएगी, मेरे थ्रू बिकवाएगा तो तौल वगैरह सब ठीक रहेगा। तो ये हो गया बिचौली का काम। या फिर अरे तू अपना घर बैठ, मैं तेरे घर से ले लूँगा सारा और वहाँ पे जाके बिकवा दूंगा, पर्ची बनवा लूँगा, कितने किलो था, सरकारी पर्ची होगी, तुझे तो विश्वास ही है सरकारी पर्ची पे, तो अपना बाकी मेरा जो, तो तेरे को पता ही है कमीशन क्या बनेगा मेरा, तो वो मेरे को दे दियो। ये होता है बिचौलिए का काम, ठीक है। तो एपीएमसी बाजार में भी बहुत बिचौलिए थे और बहुत लोगों की नौकरियां भी थी उसमें। कोई वहाँ पे अकाउंटेंट का काम करता था, कोई वहाँ पे बोरा उठाने का काम करता था, क्योंकि इतने सारे बोरे आएंगे, लाखों कुंटल आएंगे, तो कहीं ना कहीं बोरे उठेंगे, हज़ारों कुंटल में 50,000 ऐसे हज़ारों बोरे होंगे, तो ऐसे भी काम चाहिए। तो लाखों लोगों को इससे रोज़गार भी मिला हुआ था, लाखों लोग इसमें बिचौलिए भी थे, और सरकार जो थी वो तो थी, ठीक है। अच्छा, एपीएमसी बाज़ार में भी ना हर कोई नहीं कर सकता, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको पहले। एपीएमसी बाज़ार में बैठने के लिए या बेचने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि आपको राशन की दुकान खोलने के लिए, सरकारी राशन जिसमें लोगों को मिलता है राशन हर महीने, उसकी दुकान खोलने के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना होगा, है ना। तो वही चीज़ एपीएमसी बाज़ार में भी है। आप सीधा जाके नहीं बैठ सकते वहाँ पे, क्या अरे मैं आज से बाज़ार का सदस्य नहीं। सरकार से आपको लाइसेंस लेना होगा कि आप एपीएमसी बाज़ार के सदस्य हैं, या फिर आप इसमें विक्रेता या क्रेता बनेंगे या क्या करेंगे, वो आपको एक पहले लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। तो किसान और कंपनी के बीच अगर सीधा संपर्क बैठेगा तो किसानों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि बीच के बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, सरकार का ये मानना था, ठीक है। और बीच में उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो मूल्य थोड़ा अधिक, लाभ अधिक हो जाएगा, अधिक मूल्य मिलेगा, मतलब लाभ अधिक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? यह अधिनियम, ये जो अधिनियम है सेकंड वाला, उसकी बात कर रहा है कि यह अधिनियम किसानों को भविष्य में होने वाले जोखिम से बचाएगी। भविष्य में देखो, कृषि क्षेत्र में जैसे कि मैंने बताया, एक ही जोखिम नहीं है, कृषि क्षेत्र में बहुत जोखिम है। आज फसल किया तो आज मौसम भी ठीक था, आज सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 महीने बाद क्या पता बाढ़ आ जाए, वो सारी फसल बर्बाद हो जाए। 2 महीने बाद सूखा आ जाए, बारिश हो ही ना, वो सारी फसल बर्बाद चली जाए। या फिर ऐसा हो जाए कि मूल्य, आज मैंने जैसा मूल्य का एग्जांपल लिया था कि आज मूल्य कुछ और था उस फसल का, लेकिन 2 महीने 4 महीने बाद जब मेरी फसल पक्की या काटने का टाइम आया तो वो मूल्य बदल के बहुत ज़्यादा घट गया। अब करे तो करे क्या किसान? तो ये एक रिस्क था ना, जोखिम आया ना। तो किसी क्षेत्र में ऐसे बहुत जोखिम है, बहुत, ये सिर्फ मूल्य का नहीं, बहुत जोखिम है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाएगा तो ये जोखिम खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना सब कुछ। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कोई कंपनी गई कृषि के पास, किसान के पास, कि आप एक काम करो, आप जो भी उपजाओगे मुझे देना, तो इसमें हुआ क्या? उसमें आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो जोखिम कैसे कम होगा? निजी क्षेत्र के साथ हुए संविदा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी निजी क्षेत्र का आदमी, चाहे वो कंपनी हो या बाजार हो, जो भी हो, किसान का अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है
तो उसमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा? फसल का मूल्य हो सकता है लिखा हो, गुणवत्ता कैसी होगी, क्वालिटी किस होगा, कैसा होगा, फसल में अगर कोई खर्च होता है, कुछ भी जैसे खर्च होता है बीज में, उर्वरक में, पानी में, बिजली में, 10 तरह के खर्चे होते हैं, तो वो खर्च, सेवाएं, फसल उपजाने में, काटने में, बीच में बहुत मजदूरी सेवा लगती है, मजदूरी, ये सूचना हो सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, ये सारी सूचनाएं होंगी। अब जब ये सारी सूचना होगी तो कहीं ना कहीं रिस्क तो कम होगा ना, किसानों को रिस्क कम होगा कि मैंने पहले ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि अब बाजार में पैसा कम हो या ज़्यादा हो, उस चीज़ की मूल्य बढ़े या घटे, मैंने पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया है कि आज से 4 महीने बाद मैं ये फसल उगाऊंगा, क्योंकि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट आया इस फसल उगाने का, तो मैं ये फसल उगाऊंगा, आज से 4 महीने बाद मैं इस रेट पे तेरे को बेचूंगा। अब वो रेट 4 महीने बाद बढ़े घटे कुछ भी हो, जीरो हो जाए, मुझे मतलब नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैं इतने रुपए में तेरे को बेचूंगा तो इतने रुपए में बेचूंगा, बस शर्तें। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तो लिखा होना चाहिए कि तेरे फसल की क्वालिटी कैसी होगी। ऐसा थोड़ी है कि आपने प्राइस फिक्स कर लिया, बस क्या पता क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाए, क्योंकि कृषि ही तो है। अब ऐसा थोड़ी, भगवान थोड़ी है जो बता देगा कि क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छी ही होगी 4 महीने बाद, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो क्वालिटी कैसी रहेगी, अब उसमें जो बीज लगाएगा या किसान अपना पैसा लगाएगा उसको करने में, वो पैसा कौन देगा? वो निजी क्षेत्र देगा जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर किसान ही देगा। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें मेहनत लगी किसान की, वो पैसा कौन देगा? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें लिखी होगी, पहले से पैसा फिक्स है कि ये पैसा वो देगा, ये पैसा ये देगा, बीज के पैसे मैं दूंगा या फिर कौन देगा, ये सब कुछ फिक्स है उसमें, कितने रुपए में मेरा सामान बिकेगा बाद में। तो कहीं ना कहीं रिस्क कम हो गया ना। अब किसान को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 4 महीने बाद मेरे फसल की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, हो सकता है पैसा उसकी वैल्यू गिर जाए या उसका दाम गिर जाए उस फसल का जो मैं कर रहा हूँ, मतलब ही नहीं है। दाम गिरे या उठे, पैसा तो फिक्स है, इतना रुपये तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। बस शर्त में उसकी भी जो शर्त है कि फसल इस क्वालिटी की होनी चाहिए, ये गुणवत्ता होनी चाहिए फसल की, उसकी कुछ शर्त है, वो शर्त मैं अगर पूरी करता हूँ तो मेरे को वो पैसा मिलेगा उतना जितने पे बात हुई है ना। तो इसको सरकार ने चाहा कि ये चीज़ ला दिया जाए, जिससे होगा क्या कि किसानों को रिस्क कम होगा। देखते हैं थर्ड क्या है, थर्ड का नाम क्या है। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, थर्ड ना दोनों के लिए नुकसानदेह है। दोनों के लिए कौन? हम जैसे लोग जो सामान खरीदते हैं उसके लिए भी, और किसान के लिए भी है, लेकिन ज़्यादा हमारे लिए है। क्यों है, देखते हैं कैसे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, ये एक संशोधन है। संशोधन का मतलब होता है कि बिल तो ये पहले से ही था, उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया है, कुछ नियम का उलटफेर किया गया है, और वही बिल है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया बस, ठीक है। उसी बिल को थोड़ा सा अच्छे से एडिट मॉडिफाई किया गया है। इंग्लिश में है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। बिल है, उसको अमेंडमेंट किया गया, अमेंड किया गया, तो इसलिए अमेंडमेंट है, ठीक है। आवश्यक वस्तु क्या होता है? कोविड-19 में आपने बहुत बार सुना होगा, एसेंशियल प्रोडक्ट को कभी भी रोका नहीं जाएगा, या एसेंशियल वस्तु जितने भी हैं आवश्यक वस्तु, उनके दुकानें कभी बंद नहीं होगी। तो होता क्या था कि कोई भी आदमी दुकान किसी और चीज़ की है, लेकिन बाहर क्या करता था, आलू रख देता था, दूध रख देता था, इससे वो खोल पाता था, क्योंकि पुलिस वाला आएगा बोलेगा भाई ये तो एसेंशियल वस्तु है, तो उसको तो खोलने की फिर मनाही होगी ही नहीं, है ना। तो ये एक चाल चली जाती थी दुकानदारों के द्वारा, तो उसको कहते हैं एसेंशियल वस्तु। एसेंशियल वस्तु में बहुत सारी वस्तुओं को जोड़ा गया है। जब आप ये अधिनियम पढ़ेंगे, जो कि ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है पढ़ने की, क्योंकि उसमें बहुत सारी वस्तुओं का जिक्र है, ठीक है। तो कुछ वस्तुओं का जिक्र पहले था, लेकिन इस संशोधन के कारण यह आवश्यक वस्तु बिल 1955 का संशोधित बिल है, मतलब कि 1955 में यह बिल पहला था, उसी का संशोधन किया गया है, तो उसी में कुछ एडिट किया गया है, तो ये संशोधित है। क्या संशोधन हुआ कि पहले तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, प्याज, आलू, इन सारी चीज़ों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से निकाल दिया गया है कि इसे अब हम आवश्यक वस्तु नहीं मानेंगे, एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। सरकार ने ये बोला है। इससे होता क्या है, एसेंशियल वस्तु नहीं मानना या फिर आवश्यक वस्तु नहीं मानने से होगा क्या? होगा ये कि पहले जिन चीज़ों पर रोक लगता था ना कि आप इसका काला बाजारी नहीं कर सकते। काला बाजारी क्या होता है? देखो एक ब्रीफली समझेंगे काला बाजारी क्या होता है। जैसे कि आलू बहुत सारा आया या फिर उपजा या कुछ भी हुआ, देश में आलू है,
क्या हुआ कि बड़े बड़े व्यापारियों ने उस आलू को खरीद लिया, सारा मार्केट से पूरा खरीद लिया। अब आलू की स्कार्सिटी हो गई, लोगों के पास आलू नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, अब खरीद लिया और थोड़ा सा तो देखो बच ही जाता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि 100% खरीद लिया, तो 80% आलू खरीद लिया। तो वो जो 20% आलू बचा है ना, 1000 कुंटल था, उस 1000 कुंटल में से 800 कुंटल बड़े बड़े व्यापारियों ने खरीद लिया पूरे देश में से। अब 200 कुंटल बचा है बाज़ार में। अब 200 कुंटल है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, वो आलू का मूल्य बढ़ जाएगा, आलू महंगे बिकेगी। अब जब आलू का रेट बढ़ गया, आलू ने महंगा बिकना स्टार्ट हो गया, आलू का महंगा रेट लगने लग गया, तो वो बड़े व्यापारी क्या करेंगे, अपने 800 कुंटल में से जो भी उन्होंने जमाखोरी करी होगी, उस जमाखोरी को एक साथ नहीं निकालेंगे। एक साथ निकालेंगे तो दोबारा रेट घट जाएगा, सामान कम है तो रेट बढ़ेगा, तो रेट तो बढ़ा हुआ है अभी, तो उसको धीरे धीरे निकालेंगे। उन्होंने सस्ते में ख़रीदा था, लेकिन जानबूझ के जमाखोरी करके रेट बढ़ा दिया उस चीज़ का, अब धीरे धीरे निकाल के अपना महंगे में बेच रहे हैं उसको, है ना, उसको कहते हैं काला बाजारी करना। तो अब जब एसेंशियल वस्तु से हटा दिया गया है, तो इस हटाने का ये मतलब होता है कि अब आप इसका स्टॉक रख सकते हो, आपका गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। आपने सुना होगा कई बार कि इसका स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े व्यापारियों ने रख लिया और गैर कानूनी तरीके से काला बाजारी कर रहे हैं, है ना। तो पहले इसको गैर कानूनी माना जाता था कि आप इन चीज़ों का स्टॉक नहीं बना सकते, एक लिमिट होती है, आप इतना बनाइए, लेकिन आप एकदम से पूरे बाज़ार को खाली नहीं कर सकते। लेकिन अब स्टॉक की लिमिट हटा दी गई कि आप स्टॉक रख सकते हैं, ठीक है। कि इन श्रेणी से निकालने का मतलब होता है कि अब इन वस्तुओं का अधिक मात्रा में स्टॉक किया जाना गैर कानूनी नहीं माना जाएगा, कि अब ये गैर कानूनी नहीं है, आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं, रखिए, ठीक है, अधिक मात्रा में स्टॉक बना के। तो इससे होगा क्या, मैंने क्यों बोला कि हमें लॉस होगा, इससे हमें लॉस इसलिए होगा क्योंकि काला बाजारी से वस्तु के मूल्य ज़्यादा होंगे। किसान का कहाँ रोल था, किसान का रोल था खरीदने तक। तो खरीदने तक में देखो, सस्ते दाम पे खरीदने का एक अलग सीन है कि उसमें किसान को लॉस होगा, लेकिन महंगे दाम पे भी तो बिकेगा बाद में। काला बाजारी करके रख लेंगे, दाम बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे निकालेंगे, तो वो खरीदेगा कौन, निकालेंगे तो खरीदेगा कौन, हम ही लोग तो खरीदेंगे। तो उसमें क्या होगा, हमें लॉस होगा। इस वाले अधिनियम से एक नॉर्मल आदमी को, एक साधारण आदमी को ज़्यादा इफेक्ट करेगा बजाय कि किसान को भी करेगा, क्योंकि उससे सस्ते रेट में ख़रीदा जाएगा और पिछले साल का बचा के रखा जाएगा, और इस साल जब फसल उगेगी तो ये दिखाया जाएगा कि अरे पिछले साल का इतना सारा है, अभी कौन खरीदेगा इसको, ये वो ऐसे बोल के, और सस्ते रेट में ख़रीदा जाएगा, और फिर उसको स्टॉक करके और फिर धीरे धीरे बेचा जाएगा, साल भर साल धीरे धीरे बेच के, और फिर उसको एक साथ ना निकाल के धीरे धीरे बेच के। तो ये चीज़ करके किसानों का भी लॉस हो सकता है कि आप पिछले साल का स्टॉक दिखा के उससे सस्ते में ख़रीद लो, ठीक है। तो अब स्टॉक करना गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। थर्ड क्या है, अच्छा, गैर कानूनी नहीं माना जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जब देश में कोई युद्ध की टाइम होगा, कोई किसी के साथ युद्ध हो रहा है, इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान या किसी के भी साथ, तो और या फिर अकाल पड़ गया, किसी भी चीज़ का अकाल हो सकता है, सूखा ही एक अकाल नहीं होता। अकाल होता है कि कुछ भी ऐसा हो जाना जो नहीं होना चाहिए था या जो गलत था। असाधारण मूल्य वृद्धि, असाधारण मूल्य वृद्धि को थोड़ा समझते हैं क्या है, कब हम उसको असाधारण मानेंगे। साधारण मूल्य वृद्धि होता है नॉर्मली बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। असाधारण माना तब जाएगा जब वो डबल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। कोई चीज़ 20 रुपये की थी, उसका काला बाजारी हुआ, सरकार ने कहा ये तो गैर कानूनी है ही नहीं, कोई बात नहीं, उसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा क्योंकि मार्केट में से सारा का सारा बड़े व्यापारियों ने ले लिया। उस 20 रुपये की चीज़ का रेट हो गया 35 रुपये। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, ये तो साधारण है, इतना तो बढ़ सकता है। उस रेट का हो गया 39 रुपये। 20 रुपये की चीज़ 39 रुपये में बिक रही है, सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसका हो गया 40 रुपये। सरकार फिर भी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट है ही नहीं अभी है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो अभी एसेंशियल प्रोडक्ट हैं उन पे लागू होता है, स्टॉक नहीं कर सकते आप, लेकिन जो एसेंशियल प्रोडक्ट अब नहीं है, आवश्यक वस्तु नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सरकार 40 पे भी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जब 40 से हल्का सा भी बढ़ेगा, सरकार उसको ये मान लेगी कि ये असाधारण वृद्धि हुई। पहले तो साधारण था कि इतना तो होता है, चलो कोई नहीं, अब ये मान लेगी असाधारण वृद्धि हुई मूल्य में, उसके 20 से उसके डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, है ना। तो जब 200% से ज़्यादा हो जाएगा उसका मूल्य, डबल से ज़्यादा हो जाएगा, 200% प्लस, ठीक है, डबल से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको सरकार मानेगी कि ये असाधारण मूल्य वृद्धि हुई है, ठीक है। उससे पहले सरकार उसको नहीं रोकेगी, आप कितना भी स्टॉक कर लो, डबल नहीं होना चाहिए, डबल से ज़्यादा, डबल नहीं, डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ऐसी स्थिति में या प्राकृतिक कोई आपदा आ जाता है, ऐसी स्थिति में सरकार उसके स्टॉक पर सीमा लगा सकती है या फिर लिमिट लगा सकती है कि आप इसकी इतनी ही लिमिट कर सकते हो क्योंकि देश में युद्ध का टाइम है। आप इसकी इतनी ही लिमिट कर सकते हो क्योंकि देश में अकाल पड़ा हुआ है। आप इसकी इतनी ही लिमिट कर सकते हो क्योंकि इसका जो मूल्य है बहुत असाधारण मूल्य बढ़ा है, इसकी बढ़ोतरी बहुत असाधारण रूप में हुई है, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया है। आप इसका लिमिट में करिए, अब सीमा लगाइए, लिमिट में स्टॉक कीजिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे सरकार रोक लगा सकती है कि आप इसको लिमिट में करिए, वरना अन्यथा ये रोक नहीं लगेगा, और ये रोक नहीं लगेगा तो काला बाजारी को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और काला बाजारी धीरे धीरे बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि सरकार ने क्या सोच के ये तीनों बिल को लाया है या फिर किसान क्या सोच के ये आंदोलन कर रही है, ठीक है। मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। सरकार के क्या नज़रिए हैं? सरकार ये देख के लाई है कि किसान और कंपनी के बीच सीधे संबंध से किसान को लाभ होगा। तो अब हम देखते हैं कि सरकार क्या सोच के ये 3 बिल लाई है या फिर किसान क्या सोच के ये आंदोलन कर रही है। 3 बिल के, ये जो 3 बिल है इसके प्रति दोनों की क्या दृष्टि है, क्या देखती है, ठीक है। पहले हम सरकार का देखते हैं कि सरकार ये जानती है या सरकार ये सोचती है कि किसान और कंपनी के बीच सीधे संबंध से किसान को लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? लाभ, बीच के बिचौलिए हट जाएंगे ना। किसान और कंपनी के बीच सीधा संबंध होगा तो बिचौलिए हट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बिचौलिए हट जाएंगे ये सोच के सरकार कह रही है कि लाभ होगा, लेकिन नहीं, बिचौलिए नहीं हटेंगे। कैसे नहीं हटेंगे? अब एक बात बताइए, ये है किसान, ये है कंपनी, कंपनी को पता है ये किसान है? नहीं पता। तो जैसे रेंट के लिए होता है ना कि आदमी को नहीं पता होता नई जगह पे कि रेंट के लिए जब हम जाते हैं तो हम किसी डीलर के पास जाते हैं, उसको सब पता होता है, उससे हम थोड़ा कमीशन देते हैं और वो हमें सीधा घर दिखा देता है, ठीक है। लेकिन अनजान जगह जाएं तो हम थोड़ी पूछते फिरेंगे कि रेंट के लिए घर है कि नहीं है। वही सीन यहाँ पे इसका भी होगा कि यहाँ पे डीलर बैठ जाएंगे जो कंपनी से संपर्क करके और किसानों को मिलाएंगे। बिचौलिए अभी भी रहेंगे, वो बिचौलिए कहीं गायब नहीं होंगे। जो बिचौलिए APMC बाज़ार में थे तो वो बिचौलिए अभी भी होंगे। किसान, कंपनी जाएगा इनके पास और ये किसान से मिलवाएगा, क्योंकि ना किसान को पता है किस कंपनी को ज़रूरत है, ना कंपनी को पता है कौन सा किसान मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री है। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी तो किसी 1 या 2 के साथ होगा ना, ऐसा थोड़ी कि हर किसी के साथ कर लेगा। तो बीच में बिचौलिए अभी भी काम करेंगे, ठीक है, बिचौलिए अभी भी रहेंगे। तो सरकार ने जो ये सोचा है ये तो कहीं ना कहीं बहुत पूरा नहीं, लेकिन 100% नहीं तो 50-60% फॉल्स तो हो ही जाता है। बिचौलिए अभी भी वहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे टैक्स माफ़ होने से किसान को लाभ होगा। पहले टैक्स देना पड़ता था राज्य सरकार को, अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो किसानों को लाभ होगा थोड़ा सा। ये बात सही है कि पहले टैक्स दे के आपका लाभ कम हो जाता था, अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये सही है बिल्कुल। कृषि क्षेत्र में जोखिम कम होगा। देखो, जहाँ तक जोखिम की बात है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर उतना ही रह सकता है जितना पहले था। सरकार किस वे में कह रही है जोखिम कम होगा? कि आपने फसल उगाया, 4 महीने बाद उसकी क्या वैल्यू हो क्या ना हो, कहीं आपको लॉस ना हो जाए उस फसल का, तो आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे और आपको कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होगा कि पहले अब बाद में कुछ भी होए, बाद में उसकी क्या भी वैल्यू रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मतलब ही नहीं है बाज़ार के मूल्य से, आपने पहले ही फिक्स कर रखा है इतने मूल्य पे मेरे को बेचना है, ये उसकी क्वालिटी रहने वाली है, इतना किलो या इतना कुंटल बेचूंगा मैं उसको। कंपनी के साथ पहले से सब कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये जोखिम आपका कम हो जाएगा कि आप बाज़ार पे निर्भर नहीं रहेंगे, कि भविष्य पर निर्भर नहीं रहेंगे, है ना। तो सरकार ने ये सोच के बोला कि कृषि क्षेत्र में जोखिम कम होगा, लेकिन जोखिम ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर कोई निजी क्षेत्र किसी किसान के साथ धोखाधड़ी करे। धोखाधड़ी करने का मतलब, देखो, किसान पेपर वर्क इतना ज़्यादा नहीं जानता। बहुत सारे किसान हैं जो पढ़े लिखे हैं या फिर जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो वो पेपर वर्क कर लेंगे, संभाल लेंगे सब कुछ। बहुत सारे ऐसे लाखों किसान हैं जो पेपर वर्क इतना नहीं जानते, तो उनके साथ पेपर वर्क नहीं जानते, कानूनी प्रक्रिया इतनी नहीं जानते, तो उनके साथ तो धोखाधड़ी हो सकती है ना,
है ना, संविदा कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा वर्ड यूज़ करे या फिर कुछ ऐसा इस हिसाब से बना दे कॉन्ट्रैक्ट कोई कि बाद में भी किसान के हाथ में कुछ ना आए, या फिर आए भी तो बस वही हाथ मलता रह जाए, कुछ कम आ जाए, है ना। तो रिस्क यहाँ पे है अभी भी। तो ये भी है 50-50 का चांस है या 40-60 का चांस है कि जोखिम कम भी होगा, लेकिन जोखिम बढ़ भी सकता है या उतना ही रहे। किसान को स्वतंत्र वातावरण मिलेगा, हाँ ये चीज़ है कि स्वतंत्र वातावरण मिलेगा। पहले एपीएमसी बाज़ार बाध्य किया जाता था कि आप वहीं पे बेचेंगे, लेकिन अब एपीएमसी बाज़ार में ना भी बेचे तो चलेगा, बाहर भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो किसान को एक स्वतंत्र वातावरण मिलेगा। एक देश एक बाज़ार, मैंने इसको रेड मार्कर से इसलिए लिखा है क्योंकि सरकार ने या गवर्नमेंट ने स्पेशली ये वर्ड यूज़ किया है कि सरकार ये चाहती है कि किसानों के लिए एक देश एक बाज़ार हो। ऐसा ना हो कि एपीएमसी बाज़ार अलग हो या फिर ऐसा कुछ अलग हो। एक देश जहाँ जाए किसान उसके लिए वही बाज़ार हो, जहाँ मर्जी जाके बेच ले, ठीक है। सरकार ने ये सोच के लिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सरकार के किसान के समर्थन में है या फिर इसकी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। वो उनका ये मानना है कि एक देश में एक बाज़ार कैसे हुआ, एक देश में दो बाज़ार हुए ना, एक तो एपीएमसी बाज़ार, एक निजी क्षेत्र का बाज़ार जहाँ पे आदमी जा सकता है या किसान जा सकता है। तो एक बाज़ार तो ये हुआ ही नहीं, एपीएमसी तो अभी भी है। तो सरकार ने जो ये बोला है कि एक देश एक बाज़ार, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सरकार ने ये सोच के बोला कि किसान जहाँ जाएगा उसके लिए वही बाज़ार है, अब बाध्य नहीं है, जहाँ बेच सकता है। लेकिन जो इस चीज़ के ज्ञानी हैं या फिर जो समझ रखते हैं थोड़ी सी, उन्होंने बोला कि एक बाज़ार नहीं होगा, ये तो दो बाज़ार हो गया। एपीएमसी बाज़ार पहले से है, आपने निजी क्षेत्र को खुला छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं दो बाज़ार हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर फसल तय समय तक नहीं बिकती, तय समय तक मतलब होता है ना कि आप इस बार की फसल इस बार नहीं बिकी, कुछ हो गया नहीं बिकी या हमें मूल्य उतना नहीं मिल रहा था कि हम बेचें, तो किसान उसे स्टॉक करके रख सकता है। स्टॉक करना गैर कानूनी नहीं माना जाएगा, यह हमने थर्ड में पढ़ा था आवश्यक वस्तु में कि अब स्टॉक किया जा सकता है, ये गैर कानूनी नहीं होगा, ठीक है। तो किसान अब स्टॉक करके रख सकता है, इसको गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। पहले अगर स्टॉक करके रखता तो ये गैर कानूनी हो जाता है ना, अब नहीं माना जाएगा। तो ये एक सुविधा हो गई कि आपको उस टाइम नहीं बिकता तो आप उसको रख लीजिए स्टॉक करके, अब बाद में बेचिएगा, जब आपको मूल्य मिले तब बेचिए, है ना। तो ये एक सुविधा दे दी सरकार ने। अब ये सुविधा है कि नहीं है वो हम देखेंगे अभी बाद में कहने का मतलब मेरा काम ये बताना नहीं है कि सरकार ने सही किया या किसान सही कर रही है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 बिल क्या सोच के लाए गए हैं, किसान इसको किस नज़रिए से देखती है। सही है या गलत है वो आप तय कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपका क्या मत है या आप क्या समझते हैं इनमें। तो सरकार ने ये समझ के लाया कि इसमें स्टॉक कर सकती है गवर्नमेंट, किसान बाद में बेचे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि निजी क्षेत्र के साथ होने वाले विवाद के निपटाने के लिए सुनिश्चित अधिकारी या कमेटी, सरकार ने क्या बोला कि एसडीएम लेवल पे आप जाके, कोई भी अगर निजी क्षेत्र में होता है, एपीएमसी बाजार में होता है, फिर तो आप न्यायालय जा सकते हो या फिर जो भी होगा उसका जो प्रोसेस था वही रहेगा। लेकिन अगर निजी क्षेत्र में कोई भी विवाद होता है, निजी क्षेत्र मतलब कोई बाहरी क्षेत्र के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ धोखाधड़ी हुई या फिर कुछ भी हुआ, उसके लिए एसडीएम लेवल या उसके लिए कोई एसडीएम अगर कोई कमेटी बना देता है तो आप उसके पास जाके अपना निपटारा कर सकते हैं वो विवाद, है ना। तो सरकार ने उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बना दिया है कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सब हो जाएगा। स्पेशली ये इसी के लिए है, न्यायालय तो स्पेशली नहीं होता ना, लेकिन सरकार ने बोला कि स्पेशली कृषि के निपटारे के लिए कोई कमेटी बना दी जाएगी जो सिर्फ इसी पे ध्यान देगा। इससे ये होगा कि कृषि को थोड़ा ज़्यादा महत्व मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उस कमेटी का काम ही वही है, ठीक है। तो सरकार ने ये सोच के बोला है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जो भी उसके विवाद है वो उसके हिसाब से निपट जाए। हो सकता है कि वहाँ पे अधिकारी जो बैठे हैं वो घूसखोर हो, या फिर हो सकता है कि निजी फर्म बहुत पैसे वाली हो, पैसा खिला दे, कुछ कर दे, क्योंकि भारत में सब आम बात है, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये किसानों का मानना है, लेकिन सरकार ने ये सोच के दिया है कि आपको एक स्पेशल मैकेनिज्म मिल जाएगा, आपको न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा आदमी होगा जो सिर्फ आपकी ही सुनेगा या जो आपके लिए ही बैठा है, वो और कोई काम के लिए बैठा ही नहीं है। तो सरकार ने ये सोच के लाया गया है। किसानों को सीधा बाजार में आने का मौका मिलेगा। पहले क्या होता था, एपीएमसी बाजार में जाएंगे, वहाँ जाके फिर बेचेंगे, फिर एपीएमसी बाजार से बाजार में जाता था, नॉर्मल जो हमारा बाजार होता है वो। लेकिन अब क्या किसान क्या करेगा, वो सीधा बाजार में जा सकता है, देख सकता है बाजार का क्या रुख है, बाजार में क्या हमें उपजाना चाहिए या फिर कितने दाम चल रहे हैं, हर चीज़, कहने का मतलब बाजार को फेस कर सकता है।
बाजार को खुद देख सकता है, बाजार को खुद जांच सकता है। ये तो सरकार के मुद्दे थे या सरकार का देखना था। सरकार इन तीनों बिल को इस नज़रिए से देखती है। अच्छा, इसके और भी हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सरकार के और क्या क्या नज़रिए हो सकते हैं। और मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। सरकार ने जहाँ पे भी इसको तीनों कानून के लिए जहाँ पे भी सरकारी साइट्स होती है, जैसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं सरकारी जिस पे ये लिखे हुए हैं। तो सरकार के नज़रिए को मैंने नहीं दिखाया, सरकार ने खुद बोला ऐसा, ठीक है। अब किसान का नज़रिया क्या है? किसान इन तीनों बिल को क्या देखती है? सबसे पहले किसानों का ये मानना है कि ये तीनों बिल जो लाए गए हैं वो हमें ध्यान में रख के नहीं, वो तीनों नियम निजी क्षेत्र को ध्यान में रख के बनाया गया है कि हमें हमारे प्रॉफिट के लिए, हमारे सुविधा के लिए नहीं बनाए गए, निजी क्षेत्र को सुविधा देने के लिए या उनके प्रॉफिट के लिए बनाया गया है, ठीक है। सेकंड क्या है? ये नियम, ये तीनों नियम की बात कर रहे हैं कि ये नियम APMC बाजार को कमजोर बनाने के लिए लाया गया है ताकि MSP को खत्म किया जाए। ये किसानों का मानना है, या किसानों की सोच है कि वो ये सोचती है कि ये तीनों नियम से होगा क्या? इन तीनों नियम से जो बड़े बड़े किसान हैं वो तो संविदा कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे किसी निजी फर्म के साथ या निजी क्षेत्र में किसी के साथ। APMC बाजार में कौन जाएगा? APMC बाजार में जाएगा या तो छोटा किसान, या फिर छोटे किसान तो देखो बहुत छोटे किसान थे वो पहले भी नहीं जाते थे APMC बाजार। हालांकि गैर कानूनी था लेकिन करते थे वो लोग, अपना कहीं पे बेच लेते थे, इतनी दूर कौन जाए। तो बिल्कुल छोटे किसान वैसे भी नहीं जा रहे थे। बड़े किसान चले गए निजी क्षेत्र में या फिर जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिला। तो मध्यम वर्ग के या फिर छोटे किसान जो बचे, सिर्फ उनके लिए कब तक APMC बाजार रहेगा? धीरे धीरे APMC बाजार की वैल्यू कम होती जाएगी, उसको कमज़ोर बनाया जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। किसानों के दिमाग में ये चल रहा है कि भविष्य में ये एक पहला पड़ाव है, ये पहला कदम है, लेकिन भविष्य में ऐसा होते होते APMC बाजार को ख़त्म कर दिया जाएगा और जो किसान निजी क्षेत्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में सक्षम नहीं है उनका ये लॉस होगा, क्योंकि APMC बाजार में उनको क्या मिलता है? एक MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार के द्वारा, कि तुम्हें इतना प्राइस तो मिलेगा अपनी फसल का। APMC बाजार ख़त्म होगा तो MSP भी ख़त्म होगा। तो छोटे किसानों को या मध्यम वर्ग के जो नॉर्मल किसान है उनको तो लॉस हो जाएगा, APMC बाजार ख़त्म हो गया। तो किसान ये देखती है कि ये जो नियम है, ये तीनों नियम से APMC बाजार को धीरे धीरे कमज़ोर बनाया जाएगा और धीरे धीरे कमज़ोर बना के MSP को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर मध्यम वर्ग के पास कुछ नहीं बचेगा। मध्यम वर्ग मतलब मध्यम किसान के पास, बीच वाले के साथ। थर्ड क्या है? केवल बड़े किसान ही, वही चीज़ जो मैंने अभी बोला कि केवल बड़े किसान ही निजी फर्म के साथ संविदा करने के लिए सक्षम होंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन सक्षम होगा? बड़े किसान होंगे, जो ज़्यादा उत्पादन होता है जिनका, या जो बहुत कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हर 4-5 किसानों का एक मालिक भी होता है, कई जगह ऐसे होते हैं, है ना, होते होंगे। तो कहने का मतलब जो बड़े स्तर पे उपजाते हैं, बड़े स्तर पे जिनका नाम है, वही निजी क्षेत्र के साथ संविदा करने के लिए सक्षम होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। छोटे किसानों के साथ क्या होगा? या तो धोखाधड़ी हो जाए, किसी फर्म के साथ संविदा करे भी, कॉन्ट्रैक्ट बनाए भी, तो कॉन्ट्रैक्ट में या तो कुछ वर्ड का कुछ खेल होता है। देखो, वर्ड में ही मैं कुछ लिख दूंगा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, कुछ और हल्का सा घुमा दूंगा तो कुछ और हो जाएगा। अब किसान तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं जो इंग्लिश समझे या हिंदी बहुत कंठस्थ समझे, वो तो बोलचाल लेता है, पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा नहीं जानता। ज़्यादातर किसान, देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसान भी बहुत पढ़े पढ़े हैं और किसान हमारे देश में बहुत ऊंचे स्तर तक भी गए हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई यही है कि ज़्यादातर किसान नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। निजी क्षेत्र को जब तुम ला दोगे, निजी क्षेत्र को किसी ऐसे क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र ना देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसमें 50-60% जनसंख्या काम कर रही है ना, लगभग 50% तो कर ही रही है, 45-50 के आसपास, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। इतने बड़े क्षेत्र में अगर तुम निजी क्षेत्र को ला दोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही। जहाँ पे भी निजी क्षेत्र जाता है वहाँ तो या तो करप्शन आ जाता है, या तो सरकारी क्षेत्र या उस पूरे मैकेनिज्म को अपने हिसाब से चेंज कर लेता है निजी क्षेत्र, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, है ना। तो यही चीज़ देख के किसान इसका विद्रोह कर रही है। फोर्थ क्या है कि MSP को किसान का कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए। कानूनी अधिकार बनाने का मतलब ये होता है, कल को अगर MSP ख़त्म होता है तो किसान न्यायालय में जाके उसके लिए याचिका दायर कर सकता है कि हमारे ये कानून, हमारा अधिकार था MSP और इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो किसान क्या चाहती है कि ये हमारा कानूनी अधिकार बन जाए, ताकि कल को अगर ये ख़त्म किया भी जाए तो फिर हम इसके लिए आवाज़ उठा सकें, हमारे पास एक अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा, ठीक है। ये चाहती है किसान।
फिफ्थ क्या है, किसान क्या चाहता है कि किसानों को एसडीएम स्तर तक सीमित कर न्यायालय से दूर किया जाएगा। वही चीज़ कि एपीएमसी बाजार में तो उनको न्यायालय तक जाने की छूट थी, आपके साथ कुछ विवाद होता है वहाँ जा सकते हो। अब क्या है, अब आप एसडीएम या उसके स्तर के किसी भी कमेटी या किसी व्यक्ति के पास जाके अपना विवाद बता सकते हो, उसी के साथ निपटारा हो, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही एसडीएम स्तर बार बार कर रहा था, तो न्यायालय स्तर कर रहा था। तो यही मुद्दा एक है कि किसान ये समझती है कि उनके जो अधिकार है ना, न्यायालय तक जाने के अधिकार, उस अधिकारों का हनन हो रहा है मतलब कि उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। तो ये भी उनका एक मुद्दा है कि किसानों के अधिकारों के लिए, विवादों के निपटान के लिए किसानों को अधिकार सीमित किए जा रहे हैं या फिर अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। उनको सिर्फ एसडीएम लेवल तक सीमित करके, और एसडीएम लेवल तक, छोटे लेवल पे देखो बहुत घुसखोरी होती है। अब छोटे लेवल तक ही अगर किसानों को सीमित कर दिया जाएगा तो घुसखोरी में ही सब कुछ हो जाएगा। किसानों को न्याय मिले या ना मिले वो तो फिर भगवान ही मालिक है। सिक्स्थ क्या है कि निजी क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाना किसानों के लिए बस कठिन है या उसकी बस की बात नहीं है। निजी क्षेत्र देखो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो उनके साथ तालमेल बिठाना कहीं ना कहीं किसानों को बहुत भारी पड़ने वाला है। किसानों को बहुत कठिन होगा उनके साथ तालमेल बिठाना, कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे हम संविदा में क्या क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का बनेगा। धोखाधड़ी करने के 100 तरीके होंगे किसान निजी क्षेत्र के पास। नेक्स्ट क्या है कि एपीएमसी बाजार में संशोधन की आवश्यकता है, ना कि उसे कमज़ोर करने की। देखो ये चीज़ किसान भी समझते हैं कि एपीएमसी बाजार जैसा चल रहा था वो सही नहीं था, किसानों को बाध्य जो किया गया बिल्कुल ही वो भी सही नहीं था, कुछ तो देना चाहिए था, लेकिन ये तरीका नहीं था एपीएमसी बाजार को या किसी चीज़ को ऐसे संशोधन करने का। आप उस बाजार को संशोधन कीजिए, आप कोई चीज़ ऐसा उसमें ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, जो करना है आप उस बाजार में कीजिए, लेकिन आप ये चीज़ करके उसको कमज़ोर नहीं कर सकते, या कमज़ोर मत कीजिए, उसी में कुछ संशोधन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे किसानों के हैं, ये सारे मुद्दे सरकार के हैं, या ये सारे नज़रिए सरकार के हैं। एक चीज़ और बता दूं कि किसान ही सिर्फ नहीं बैठा है यहाँ पे, या फिर सिर्फ किसान को मतलब नहीं है इस बिल से। इस बिल से राज्य सरकार को भी मतलब है, क्योंकि राज्य सरकार को पहले टैक्स जाता था, जितना भी बिक्री होती थी उस पर टैक्स, अब माफ़ हो गया। राज्य सरकार को तो लॉस हुआ ना, तो इसलिए राज्य सरकार भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। कुछ राज्य सरकार, सारे नहीं, लेकिन ज़्यादातर राज्य सरकार इसलिए भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो गया ना, इसलिए। और किसान ही नहीं बैठा है यहाँ पे, इतनी भीड़ जो है इसमें किसान ही नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें वो बिचौलिए लोग भी हैं, इसमें बिचौलिए भी हैं, इसमें किसान भी हैं। अच्छा, किसान भी 1 2 3 नहीं है, हर चीज़ का अपना एक संगठन होता है, किसानों का भी संगठन है, ठीक है ना। तो एक संगठन, 2 संगठन, कितने सैकड़ों में संगठन आ रखे हैं। अब संगठन आएगा तो उस संगठन को फॉलो करने वाले किसान भी तो आएंगे ना, इसलिए आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। अकेले किसान नहीं है, अब एक संगठन आ गया तो उसके पीछे पीछे तो फिर जो उस संगठन को मानता है या फिर जो उसके संगठन को फॉलो करता है वो संगठन भी आएगा। तो किसानों के बहुत सारे संगठन आ रखे हैं, उस संगठन को फॉलो करते हुए जितने लोग हैं वो सब आ रखे हैं, तो इसलिए इतनी भीड़ है किसानों में। वो बिचौलिए भी हैं जो पहले एपीएमसी बाजार में काम करते थे, फिर चाहे वो अकाउंटेंट का हो या फिर दलाली करने का हो उस बाजार में, 10 तरीके के हो सकते हैं। तो वो बिचौलिए भी हैं जिनको नौकरी एपीएमसी बाजार में जिनको नौकरी मिली हुई थी ना, जैसे कि कोई अकाउंटेंट या फिर जो वहाँ पे काम करता था बोरी उठाना या जो भी ऐसे काम थे, तो उनकी नौकरी मिली हुई थी, तो वो लोग भी आ रखे हैं इस भीड़ में। ठीक है, इस आंदोलन में सिर्फ किसान नहीं है, इस आंदोलन में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कौन सही है कौन गलत है, क्या किसान सही है या फिर सरकार गलत है, या सरकार सही है किसान गलत है। जो भी है वो आप तय कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा मुझे जान के कि आप ऐसे मतलब सोचते हैं या फिर दिमाग लगाते हैं किसानों के लिए ये वो। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैंने बता ही दिया कि किसानों के मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, क्योंकि ऐसे मुद्दे या ऐसे कुछ चीज़ें आती रहती है जो हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें जानना ही चाहिए।
मुझे लगता है कि हर किसी नागरिक को, देश के नागरिक को ये चीज़ जानना चाहिए। अगर वो शिक्षित है, शिक्षित या अशिक्षित कहने का मतलब समझदार है, इतनी आयु का है जो इस चीज़ को समझ सकता है, तो उसको ये चीज़ जानना ही चाहिए कि देश में कैसे मुद्दे उठ रहे हैं या क्या हो रहा है आजकल। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। NCERT क्लासेस में NCERT बुक्स के सिलेबस के हिसाब से भी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में बहुत सारे करंट अफेयर्स के और भी ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो जानना हमें ज़रूरी है, जो हमारी आवश्यकता है कि इसको जानना ही चाहिए देश में, कम से कम इसको तो जानो, ऐसे मुद्दे। तो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।